डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो आपको समझना है कि केमिकल काइनेटिक्स में हम मेनली क्या स्टडी करते हैं। काइनेटिक जैसे कि नाम से क्लियर है मोशन, तो इसमें रिएक्शन की मोशन मींस मूवमेंट या स्पीड ऑफ रिएक्शन को हम स्टडी करते हैं, और रिएक्शन किस तरीके से होती है मींस रिएक्शन कौन सा पाथ फॉलो करती है जिसे हम मैकेनिज्म बोलते हैं वो स्टडी करते हैं। स्पीड ऑफ रिएक्शन को हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं इस चैप्टर में। तो केमिकल काइनेटिक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे वो आप नोट कर लीजिए। केमिकल काइनेटिक इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of rates of reaction and the mechanism or path followed by the reaction। रेट का मतलब यहाँ पर है स्पीड। तो रिएक्शंस की डिफरेंट स्पीड्स होती है, उस बेस पर हम रिएक्शंस को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं ये हम आगे स्टडी करते हैं। तो अब हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेट्स। रेट्स मीन्स स्पीड ऑफ रिएक्शन के बेस पर हम रिएक्शंस को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। मींस हाउ फास्ट आर केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन किस हद तक फास्ट हो सकती हैं, मतलब बहुत स्लो भी हो सकती हैं, बहुत फास्ट भी हो सकती हैं, और एक मीडियम स्पीड भी हो सकती है रिएक्शन की। तो इस रेट्स के बेस पर हम रिएक्शंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो पहली जो कैटेगरी है रिएक्शंस विच टेक प्लेस इंस्टेंटेनियसली। इंस्टेंटेनियसली का मीन्स होता है सडनली, मतलब जब हम रिएक्टेंट्स को मिलाते हैं साथ के साथ ही प्रोडक्ट बन जाता है, मीन्स की रिएक्शन वेरी फास्ट होंगी। तो इसका मैं कोई एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे आपने ये रिएक्शन कहीं पढ़ी होगी, NaCl का अगर हम एक्वस सोल्यूशन लें और उसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड करें एक्वस, तो क्या बन जाता है AgCl सॉलिड प्लस NaNO3 एक्वस। तो जैसे ही ये रिएक्टेंट हम मिक्स करते हैं इमीडिएटली प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो इस तरह की रिएक्शंस की स्पीड मेजर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हम दूसरी रिएक्शंस देखते हैं। दूसरी कैटेगरी रिएक्शंस हैं विच टेक प्लेस एक्सट्रीमली स्लोली। जो रिएक्शंस बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसी रिएक्शंस की स्पीड भी मेज़रमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है क्योंकि उसमें बहुत वेट करनी पड़ती है। तो इसमें मैं कौन सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, बहुत स्लो प्रोसेस है जो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है। और एक ये रिएक्शन है जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो है मिलकर वाटर बनाता है, तो ये भी रिएक्शन इमीडिएटली नहीं होती है, बहुत ज़्यादा स्लो होती है, और ऐसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाने से इमीडिएटली वाटर नहीं बनता है। तो इसमें तीसरी जो कैटेगरी है दैट रिएक्शंस विच टेक प्लेस एट मेजरेबल स्पीड, जो एक ऐसी स्पीड से रिएक्शन चलती हैं जिसको हम मेजरमेंट करना पॉसिबल हो पाता है क्योंकि वो रिएक्शन एक मॉडरेट स्पीड से चलती हैं। तो इसमें मैं एग्जांपल एक दे देता हूँ आपको। जैसे ये एग्जांपल आपने पढ़ा होगा CH3COOC2H5, ये इथाइल एसीटेट है। इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल बनता है। ये वाटर को आप HOH समझ लीजिए। तो इस तरह से आपको रिएक्शन जो है वो समझ में आ जाएगी। और इस तरह की एक रिएक्शन और भी होती है C12H22O11, ये सुक्रोज है। सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो C6H12O6 प्लस C6H12O6 ये ग्लूकोज है और ये फ्रुक्टोज है। तो ये भी एक रिएक्शन है इस कैटेगरी में। एक और रिएक्शन है H2O2। H2O2 क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये वाटर बनता है और ये हाफ O2। तो इस तरह की रिएक्शंस जो हैं दे टेक प्लेस एट मेजरेबल स्पीड, और ये वाली रिएक्शन जो है दैट टेक प्लेस इंस्टेंटेनियसली मीन्स सडनली, और ये स्लोली वाली रिएक्शन थी। तो इस तरह से 3 कैटेगरीज में हमने इस रिएक्शंस को डिवाइड किया है। अब आपको ये समझना है कि ये जो रिएक्शंस होती हैं ये इनका रेट्स इतना डिफरेंट क्यों होता है, ये अलग अलग स्पीड से क्यों चलती हैं।
अब हमें देखना है रीज़न फॉर डिफरेंट इन रेट्स ऑफ रिएक्शन। तो डिफरेंट रिएक्शन का रेट मीन स्पीड डिफरेंट क्यों होती है, तो इसके लिए कोई एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे मैं ये रिएक्शन लिखता हूँ आपके सामने H2 + Br2 = 2HBr, और एक बिल्कुल ही सेम रिएक्शन लिख लेते हैं, सिमिलर रिएक्शन कह सकते हैं आप इसको, H2 + I2 = 2HI। तो ये रिएक्शन देखने में एक जैसी लगती हैं पर इनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है दोनों का डिफरेंट है। तो डिफरेंट क्यों है कि यहाँ पर जो Br2 है इसमें Br बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है और HBr बॉन्ड की फॉर्मेशन होने वाली है इस केस में, जबकि इस केस में बॉन्ड जो है वो I का ब्रेक करना है और बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगा वो HI का होगा। तो जो डिफरेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज चाहिए, जिसे आप क्या बोलते हैं बॉन्ड एनर्जीज, तो वो हर बॉन्ड के लिए डिफरेंट होती है। इस तरह से जो एनर्जी रिलीज्ड होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड वो भी डिफरेंट बॉन्ड्स के लिए डिफरेंट होती है। तो रीज़न जो है डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ रिएक्शन जो है वो मेनली यही है कि डिफरेंट बॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो डिफरेंट होती है, इसलिए सभी रिएक्शंस का रेट भी डिफरेंट होता है। यहाँ पर आपको आगे ये भी समझना है कि इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं, जैसे NaCl एक्वस AgNO3 इसमें रिएक्ट करेगा तो AgCl सॉलिड बनेगा और NaNO3, ये रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि इंस्टेंटेनियसली होती है, मीन्स ये रिएक्टेंट मिलाते ही इमीडिएटली हो जाती है और इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ये किस तरह की रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन है। जब इसका एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे तो ये आयन्स में ऑलरेडी डिसोशिएटेड होगा, ये भी इसी तरह से ऑलरेडी डिसोशिएटेड होगा और ये इसके साथ कंबाइन कर देगा और ये इसके साथ, क्योंकि इसमें देयर इज़ नो ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड, कोई बॉन्ड को ब्रेकिंग करना ही नहीं है, और क्योंकि ये आयंस में पहले से डिसोशिएटेड होते हैं तो इसलिए इस तरह की रिएक्शन जो है वो इमीडिएटली हो जाती हैं। आगे हम समझते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब मैंने बताया था स्पीड ऑफ रिएक्शन होता है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक जनरल रिएक्शन लिख देता हूँ, A + B = जैसे C + D है। तो आपको पता है कि ये रिएक्टेंट हैं जो रिएक्शन में रिएक्ट कर रहे हैं और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो जैसे जैसे रिएक्शन चलती जाएगी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, क्वांटिटी है, वो आपको पता है कि क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी, और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। तो कितने टाइम इंटरवल में कितनी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हुई है प्रोडक्ट की, या कितने टाइम में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी डिक्रीज़ हुई है, तो वो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कैसे लिखते हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग देखें तो डिक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्टेंट की देख लीजिए, डिवाइडेड बाई क्या होगा, टाइम इंटरवल। अगर आप प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंक्रीज़ लिखना पड़ेगा, इंक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई क्या होगा, टाइम इंटरवल। तो कितने टाइम में कितनी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हुई है किसी प्रोडक्ट की या किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितने टाइम में कितनी डिक्रीज़ हुई है, तो ये होगा रेट ऑफ रिएक्शन। या डिक्रीज़ इंक्रीज़ की जगह आप लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे वो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं किसी रिएक्शन के लिए वो आगे देख लेते हैं। तो आगे एग्जांपल में हम एक ये रिएक्शन ले लेते हैं, N2O5 = NO2 + O2। ये यहाँ पर आपको बैलेंस करने के लिए 2 करना पड़ेगा और ये 4 नाइट्रोजन है, तो ये 2 N2O5 4 NO2 + O2। तो आपको देखना है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कैसे लिखा जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है आप रिएक्टेंट की टर्म में भी लिखते हैं और प्रोडक्ट की टर्म में भी लिखते हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, चेंज को ऐसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जितने मोल्स होते हैं
उसको 1 मोल करने के लिए ये डिवाइड भी करते हैं। और रिएक्टेंट की अगर बात करते हैं, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है तो डिक्रीज़ को हम यहाँ माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं और इंक्रीज़ को प्लस से। तो प्लस साइन लिखना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के आगे ये आपको माइनस ज़रूर लिखना है। अगर आप NO2 की टर्म में रिएक्शन के रेट को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो ये डेल्टा NO2 अपॉन क्या होगा, डेल्टा T चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। और ये यहाँ पर आपको 1/4 जरूर करना है और यहाँ पर ये इक्वल टू है, ये भी ध्यान रखना है। और अगर आप O2 की टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ बैलेंस रिएक्शन में कोई नंबर ऑफ मोल्स नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं किया है। और प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के आगे प्लस या कोई भी साइन नहीं, और रिएक्टेंट के आगे माइनस तो लगाना ही है। यहाँ पर कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये 4 से या किसी नंबर से डिवाइड क्यों करते हैं अगर वहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो इसमें ये आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, चाहे रिएक्टेंट की टर्म में लें चाहे प्रोडक्ट की टर्म में लें, आना तो सेम ही चाहिए आपका आंसर जो है। तो अगर आप O2 की तरफ फोकस करते हैं कि कितने टाइम में O2 की कंसंट्रेशन कितना इंक्रीज़ हुई है, तो आप देखेंगे कि NO2 की कंसंट्रेशन उससे 4 टाइम ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई होगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल इसी अकॉर्डिंग है। तो इसलिए अगर आप डिवाइड करेंगे तभी तो ये चीज़ें इक्वल आएंगी। तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को इस टाइप से एक्सप्रेस करते हैं। इसी बेस पे आप न्यूमेरिकल्स भी करेंगे आगे अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो। और ये आपको इधर गिवन है तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाता है। इस तरह से अगर आपको ये फाइंड आउट करना है और ये वाली टर्म आपको गिवन है तो 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप कुछ न्यूमेरिकल्स भी लास्ट में ज़रूर करेंगे। एक मैं जनरल रिएक्शन ले लेता हूँ, जैसे A प्लस B इज इक्वल टू C प्लस D। इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो ये नंबर ऑफ मोल्स हैं -1/A डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। और ये भी रिएक्टेंट ही है तो ये -1/b होगा जो नंबर ऑफ मोल हैं, और डेल्टा B अपॉन क्या होगा, डेल्टा T। और ये प्रोडक्ट है तो इसके आगे कोई माइनस साइन नहीं आएगा, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। और ये 1/d है, डेल्टा D अपॉन डेल्टा T। तो इस तरह से किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, वो ये मेथड है। यहाँ पर मैं आपको और भी लिख के दिखा देता हूँ दोबारा से। इसको कई स्टूडेंट या कई टीचर्स इस तरह से लिखते हैं, ये dA अपॉन dt, जैसे मैथमेटिक्स में dy/dx होता है, इसी तरह से आप इसको लिख लेंगे dB अपॉन dt। ये थोड़ा सा कन्वीनियंट भी रहता है। dC अपॉन dt मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन, और ये dd अपॉन dt। तो इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है। आगे आपको समझना है यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है अभी आपने देखा था वो कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम होता है। अगर कंसंट्रेशन जो है मोल पर लीटर में हो और टाइम जो है वो सपोज सेकंड में है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स क्या आएंगे, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट हो जाएंगे। अगर टाइम जो है आपने मिनट में लिया है तो मोल पर लीटर पर मिनट भी हो सकते हैं, पर आवर भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि टाइम के यूनिट क्या हैं। यहाँ पर एक बात और भी याद रखें, आपकी जो गैसियस रिएक्शंस होती हैं उसमें कंसंट्रेशन नहीं होती, बल्कि उसमें क्या होता है, प्रेशर होता है। तो प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में है तो मोल पर लीटर की जगह एटमॉस्फेयर आ जाएगा, तो और आगे पर सेकंड या पर मिनट तो रहेगा ही। तो इस तरह से यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन भी आपको ज़रूर लर्न कर लेना है। आगे हम स्टडी करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी रेट ऑफ रिएक्शन ही है, लेकिन एक बड़े टाइम इंटरवल में उसका एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। तो इसमें जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो उसी तरह से पहले की तरह ही चेंज इन कंसंट्रेशन को हम डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इंटरवल, टाइम इंटरवल को डेल्टा t से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना देता हूँ
उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखें, कंसंट्रेशन सपोज इधर है और टाइम हम इधर एक्स एक्सिस में प्लॉट कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होती चली जाती है, डिक्रीज़ होती चली जाती है। तो अगर हम t1 टाइम पर कंसंट्रेशन देखते हैं, t1 टाइम पर कंसंट्रेशन जो है वो सपोज x1 है, मोल पर लीटर में है सपोज ये, और t2 टाइम आगे लेते हैं हम, तो सपोज उसके पास कंसंट्रेशन उस वक्त जो है वो x2 है। तो ये किस तरह से हम इसको करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगा, डेल्टा x तो होगा x2 माइनस x1 और डेल्टा t क्या होगा t2 माइनस t1। तो आप ज़रा ये सोचिए कि ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है तो हमें माइनस तो लगाना ही था, तो आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, आप बताइए। ज़रा ध्यान से देखिए कि आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि x1 जो है दैट इज़ ग्रेटर देन x2, x1 जो है दैट इज़ ग्रेटर देन x2, तो इस वजह से आंसर जो है आपका पॉजिटिव आना ही चाहिए था और वो पॉजिटिव आ ही जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पर माइनस लगाना जो है वो बहुत ज़रूरी था। इसको हम किसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर आपको सपोज़ करो ये दिया है कि 5 मिनट पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये सपोज 0.50 मोल पर लीटर है, और जब रिएक्शन को चलते चलते 15 मिनट हो गए तो कंसंट्रेशन जो है वो सपोज रह गई 0.30 मोल पर लीटर। तो आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कीजिए। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में इसमें x2 तो कितना है 0.30, क्योंकि टाइम जब बीत जाता है तो कंसंट्रेशन पहले के कंपैरेटिवली कम हो जाती है, और ये x1 जो है वो 0.50 है और नीचे कितना होगा 15 माइनस 5, तो ये 0.20 आएगा और इन दोनों का डिफरेंस 10 आएगा, तो ये 0.020 मोल पर लीटर पर मिनट आ जाएगा। तो इस तरह से आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी फाइंड आउट करना आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर मेजर किया जाए, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे उसको फाइंड आउट किया जाए, तो उसे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्योंकि रिएक्शन का जो रेट है पूरी रिएक्शन में कांस्टेंट नहीं रहता है। पूरी रिएक्शन में वो कांस्टेंट क्यों नहीं रहता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज होता रहता है। अगर आपको 2-3 रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन को कंपैरिजन करना है तो ऐसा नहीं कर सकते कि किसी रिएक्शन का रेट तो स्टार्टिंग में मेजरमेंट कर लें और किसी का लास्ट में करें, क्योंकि स्टार्टिंग में स्पीड ज़्यादा होती है रिएक्शन की और बाद में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने से स्पीड कम हो जाती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को सभी रिएक्शंस के लिए हमें किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर ही फाइंड आउट करना चाहिए। तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर फाइंड आउट किए गए रेट ऑफ रिएक्शन को ही हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, एज द रेट ऑफ reaction does not remain constant throughout the reaction because rate of reaction depends upon concentration of reactant and concentration of reactant goes on decreasing with the passage of time. Therefore rate of reaction is measured at a particular instant of time. तो डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ये बस एक आपको बीच में ऐड करना है, बाकी डेफिनेशन वही है जो रेट ऑफ रिएक्शन की थी। तो इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं ये भी आपको एक ग्राफ से समझ में आ जाएगा। तो अगर पहले की तरह हम देखें कि कंसंट्रेशन को टाइम के अकॉर्डिंग अगर प्लॉट करें, मैं ये रिएक्टेंट की ही कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ये टाइम 0, 1, 2, 3, 4 सपोज 5th मिनट पर आप रेट ऑफ रिएक्शन देखना चाहते हैं तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए और इस कर्व के को एक टेंजेंट ड्रा कीजिए। तो टेंजेंट आप समझते होंगे, इस तरह से कर्व का टेंजेंट होता है जो इसको कंसंट्रेशन वाली लाइन को सपोज ए पर और इसको सपोज बी पर कट करता है। तो इस पर्टिकुलर
पॉइंट पर, पॉइंट ये P है सपोज, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होगा, मीन्स कि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है आपने सुना होगा मैथमेटिक्स में कि वो टेंजेंट थीटा होता है, जो कि लाइन का क्या होता है, स्लोप होता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगा, पहले की तरह कंसंट्रेशन अपॉन टाइम ही होगा, और यहाँ पर ओ ए अपॉन ओ बी होगा जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, जिसको टेन थीटा बोलते हैं। मींस टेंजेंट का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ द लाइन जो होता है वही किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताता है, जिसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सपोज ये टाइम आप थोड़ा सा लेट लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं, तो ये टेंजेंट भी इस तरीके से आएगा कि कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। कंसंट्रेशन कम, टाइम ज़्यादा, मींस कि रेट ऑफ रिएक्शन कम आएगा। तो अगर आप अलग अलग टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन नोट करते हैं तो वो अलग अलग ही होगा। तो आप समझ गए होंगे कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर मेजरमेंट किया गया रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो आगे देखते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल्स। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इन रिएक्शन 2x = y + 3z द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x इज 0.066 मोल पर लीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ y एंड z। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो ये आप पहले ये समझ लीजिए कि इसमें गिवन क्या है। इसमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस मीन्स माइनस के साथ ही डेल्टा x अपॉन डेल्टा t जो है आपको दे रखा है 0.066, और आपको डेल्टा y अपॉन डेल्टा t और डेल्टा z अपॉन डेल्टा t, ये सब आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आप कैसे करेंगे, तो वो रिएक्शन को पहले देख लीजिए, और रिएक्शन में आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए इन टर्म्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन को। रेट ऑफ रिएक्शन आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर -1/2 लिखेंगे, डेल्टा x अपॉन क्या होगा, डेल्टा t, और y की टर्म में क्या लिखेंगे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा t, और z की टर्म में जब आप डेल्टा z अपॉन डेल्टा t लिखेंगे तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर 1/3 भी करना है, और जो रिएक्टेंट होता है उसके आगे माइनस साइन भी लगाना होता है, और प्रोडक्ट के आगे प्लस का साइन या कोई भी साइन नहीं। और आपका आंसर चाहे आप रिएक्टेंट का निकालें या प्रोडक्ट का निकालें, वो आंसर पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो अभी देखते हैं आपको फाइंड आउट क्या करना है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा t फाइंड आउट करना है जो इसके इक्वल है। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा t जो है वो किसके इक्वल है, 1/2 इंटू माइनस डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। मैंने माइनस को उसके साथ ही ले लिया है, और आपको ये पता है कि ये सारी टर्म जो है आपको गिवन है कितनी, 0.066। तो आपका आंसर जो आएगा वो 0.033 मोल पर लीटर पर सेकंड आएगा। ये आपने डेल्टा y अपॉन डेल्टा t फाइंड आउट कर लिया है, एक पार्ट आपने इसका कर लिया है। अभी आपको क्या करना है, डेल्टा z अपॉन डेल्टा t भी फाइंड आउट करना है। डेल्टा z अपॉन डेल्टा t जो है ये यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू डेल्टा y अपॉन डेल्टा t। इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, तो ये इस तरह से यहाँ भी लिख लेंगे। तो 3 इंटू डेल्टा y अपॉन डेल्टा t जो है आपने अभी फाइंड आउट किया है 0.033। तो इस तरह से आप 0.099 मोल पर लीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन करने होते हैं। हम और भी क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको और बेटर समझ में आ जाए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इन द रिएक्शन 2N2O5 = 4NO2 + O2 द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेज बाई 2 × 10⁻² मोल पर लीटर इन 5 सेकेंड। ये पर सेकेंड नहीं दिया है, 5 सेकेंड में कंसंट्रेशन इतनी इंक्रीज हो जाती है इस पर्टिकुलर रिएक्शन की। तो इस बेस पर आपको कैलकुलेट करना है, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, और दूसरा है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। N2O5 जो है इसमें रिएक्टेंट है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो आपको रिएक्शन की तरफ ही देखना है और रिएक्शन का रेट लिखना है इन टर्म्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये डेल्टा
N2O5 अपॉन डेल्टा टी, रिएक्टेंट है तो हमने माइनस लगाया है, और 1/2 तो लगाना ही है, और आगे जो है वो 1/4 है डेल्टा NO2 अपॉन क्या है डेल्टा टी, और आगे रहेगा डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी। तो आपको गिवन क्या है कि 5 सेकंड में, मतलब टाइम दिया है, NO2 की कंसंट्रेशन, ये NO2 दिया है, इतनी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसका मतलब ये अपॉन ये कंसंट्रेशन अलग से दी है और टाइम आपको अलग से दिया है, और रेट ऑफ रिएक्शन या तो इसके इक्वल होता है, या इस पूरे के इक्वल होता है, या इसके इक्वल होता है। तो हर एक के इक्वल होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमें जो पहले रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, तो वो हम इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं। 1/4 इंटू क्या है डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी। तो 1/4, और ये आपको ये अलग से दे रखा है और ये अलग से दे रखा है। NO2 की कंसंट्रेशन जो होती है वो कितनी है 2.0 इंटू 10⁻², और टाइम कितना दे रखा है 5। तो ये यहाँ पर देखिए कितना आएगा, ये 20 आ जाएगा और नीचे 10 आ जाएगा 2 से कैंसिल करके। तो आपका आंसर जो है 10⁻³ आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये आपका आ गया है रेट ऑफ रिएक्शन। आगे जो सेकंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। N2O5 क्योंकि रिएक्टेंट है तो उसका आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 पर यूनिट टाइम। रेट लिखा है यहाँ पर, का मतलब है कि आपको रेट के लिए टाइम से डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, ये इतना कैलकुलेट करना है। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सारा ये है। तो इसको हम अगर ये दोनों चीज़ें हम ले लें तो ये 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का साइन उधर नहीं जाएगा, वो इधर ही है 2 इंटू 1/4, और ये क्या है डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी। तो ये तो कितना आ गया 1/2 आ गया, और आगे क्या है डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी, वो तो ये था ही 2 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 5। तो ये कितना आ जाएगा वो आप कैलकुलेट कर लेना। तो ये आएगा, क्योंकि नीचे 10 आ गया है, तो 2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से इनमें से जो भी आपको निकालनी है, जो भी टर्म, तो उसका जो कोफिशिएंट है वो दूसरी साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो इस तरह से आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। आगे एक और क्वेश्चन है, इन रिएक्शन 2A इजकल टू प्रोडक्ट। तो ये 2 की तरफ भी आपको ध्यान देना है। द कंसंट्रेशन ऑफ A, ये रिएक्टेंट है, डिक्रीजेज फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4। कंसंट्रेशन पहले इतनी थी और इतनी हो जाती है इन 10 मिनट्स। तो 10 मिनट उसका इंटरवल दे रखा है, कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो ये एक बड़ा इंटरवल है, तो ये एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन है। तो एवरेज रेट जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे डेल्टा x भी लिख सकते हैं आप, और कंसंट्रेशन जो रहेगा वो x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, ऐसे फाइंड आउट करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इनका डिफरेंस तो आपको कितना दे रखा है 10 दे रखा है, और कंसंट्रेशन जो है आपको ध्यान रखना है कि x2 तो ये है और x1 ये है। यहाँ पर एक बात आपको नोट करनी थी कि ये 1/2 जो है इस पर्टिकुलर केस में ज़रूर करना है, तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर लेना एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का, और आपका आंसर जो है 5 इंटू 10⁻³ जो है आप फिर भी चेक कर लेंगे, मोल पर लीटर पर मिनट जो है आ जाएगा। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है।